गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा ट्रांसफार्मर टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट किया जाता है, जो कि हम अपने घरों में जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, इन सभी चीज़ों को इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है और वो इलेक्ट्रिक कहाँ से हमें मिलती है? ट्रांसफार्मर से मिलती है। अब ये तो ट्रांसफार्मर के बारे में हो गई। अब देखिए ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो ये पहले डाटा देख लें, उसके बाद हम आपको फिगर बाय फिगर पिक्चर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहला है कोर, बाइंडिंग, टैंक, इसमें कंजर्वेशन टैंक और दूसरा एक्सपेंशन टैंक होता है। वो क्या है? तेल, नेफ्था तेल का यूज़ किया जाता है इसमें। यहाँ पे एक ब्रीदर होती है जिसमें सिलिका जेल होती है। बुकुज रिले मरकरी स्विच होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्सप्लोजन बल्ब होता है और कॉलिंग ट्यूब या रेडिएटर बोल सकते हैं। रेडिएटर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। और कूलिंग ट्यूब होता है जिसके द्वारा ऑयल को कूलिंग किया जाता है। और यहाँ पे एक फ़ैन लगी होती है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये आप लोग देखे ही होंगे। इस प्रकार की जो डायग्राम है होती है, ये ट्रांसफार्मर में होती हैं। ये ट्रांसफार्मर का सबसे ऊपर का पोर्शन है जिसमें बहुत सारे कॉइल्स लगे होते हैं। और ये एक टैंक जो है ये कॉइल और ऑयल, जो नेफ्था ऑयल है, तेल है, उससे फिल किया रहता है। और इसमें बहुत सारी कनेक्शन दी हुई रहती है, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ये सारे के सारे जो देख रहे हैं ये फिन्स हैं या रेडिएटर बोल सकते हैं, या इसी को कूलिंग ट्यूब बोला जाता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यहाँ भी देखिए, इधर है, इस साइड में भी होंगे और उस साइड में भी होंगे, जो कि दिख नहीं रहा है। चलिए मैं आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। बात करते हैं कोर के बारे में। आप ये देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है इस टाइप का बना होता है। अब ये ब्लेड बाय ब्लेड बनी हुई है। एक हम लोग कहते हैं जनरल भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, सामान्य लैंग्वेज में, कि एक लोहिया लोहा रहता है। एक लोहिया लोहा नहीं रहता, ये एक ब्लेड पत्ती के जैसा होता है। ब्लेड ब्लेड से बना होता है। बहुत सारे ब्लेड मिल करके, जोड़ करके, सटा-सटा करके उसको बनाया जाता है और उसमें बाइंडिंग की जाती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए लिखा है लैमिनेटेड स्टील कोर। जो सबसे अच्छा जो ट्रांसफार्मर का अगर कोर कहेगा तो कौन-सा है? सिलिकॉन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील, स्टील कोर। इस कोर में क्या, इस टाइप के जो कोर होते हैं सिलिकॉन स्टील कोर, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट माना जाता है ट्रांसफार्मर कोर के लिए। सिलिकॉन स्टील कोर, इसमें क्या होता है कि जो हिस्टैरिसीस जो लॉस हैं वो न ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, उसको रोक देती है। अब आगे मैं आपको बताऊँगा कि इसके बारे में और क्या-क्या यूज़ है इसका, कैसे वर्क करती है। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल लैमिनेशंस है, यहाँ पे इसको बोला जाता है जिससे उसको पैक किया जाता है। और ये देखिए लैमिनेटेड स्टील कोर है और यहाँ पे लिख रखा है हमने। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पे देख लेंगे आप। देखिए ये छोटे-छोटे ब्लेड मिल कर के साट करके जैसे लगता है कि साटा हुआ, लेकिन साटा हुआ नहीं रहता है, उस तरीके से उसको सरिया करके रखा जाता है। और इस तरीके से फिट किया जाता है कि वहाँ पे कोई अ, गैप ना रहे, जिससे कि वहाँ पे जो है आपका एसटीडी करंट जो है वो जनरेट हो जाए। तो इसीलिए इसको एकदम पूर्ण रूप से सटा करके देखिए एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखा हुआ है और यहाँ पे बाइंडिंग की हुई रहती है इस टाइप से। तो कोर को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने आपको बताया स्टील जो है सिलिकॉन स्टील, उसका ये कोर बना हुआ सबसे बेस्ट वही होता है और उस ब्लेड को सटा करके बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर का है, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जो कॉइल है उसको दिया गया है।
और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स आप तो जानते ही हैं। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स के द्वारा ही हम लोग करंट जनरेट होती है, और जहाँ पे मैग्नेटिक की केस आती है वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है उसको, और वहाँ पे करंट जनरेट हो जाती है। अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस टॉपिक पे। सबसे पहला कोर, कोर के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने बताया कोर के बारे में, इसके बारे में, फिर वाइंडिंग के बारे में, टैंक जो कंजर्वेशन, जो ऊपर वाला जो टैंक है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूँ पूर्ण रूप से। इसको बोला जाता है कंजर्वेशन टैंक, और ये मेन टैंक हो गया। मेन टैंक का जो पार्ट है इसमें आपको सारी चीज़ जैसे कॉइल्स हो गए, जितने भी कॉइल लगे होते हैं वो इसी के अंदर में रहते हैं, ये बॉडी भी बोल सकते हैं। जो मेन टैंक है, ये मेन टैंक है, मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का, और ये कंजर्वेशन टैंक है, कंजर्वेशन टैंक है। और ये होता क्या है कि जो कंजर्वेशन टैंक का जो पार्ट है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता है, आधा भरा हुआ रहता है। अब उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरी होती है, गर्म होकर के क्या होता है, अब देखिए इसमें तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है ऑयल, इस टैंक में जो मेन टैंक है। इसमें भरने के बाद ये एक टैंक लगाई जाती है। अगर ये टैंक नहीं होगी तो क्या होगा कि ये गर्म होकर के ब्लास्ट हो सकती है, खराब हो सकती है, फट सकती है। तो जो कंजर्वेशन जो टैंक है इसमें आधा तेल को फिल किया जाता है, भर करके रखा जाता है, ताकि जो तेल होती है उसमें ऑयल जो होती है वो गर्म होकर के इसको, इस टैंक को पूर्ण रूप से, जैसे ही अब कोई चीज़ को खौलाइएगा तो खौलाने के बाद क्या होगा, गर्म नहीं होगा। गर्म होने के बाद क्या होगा कि ये जो एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पे गैस भर जाएगी या फिर ऊपर चला जाएगा, इस टाइप से हो जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ लगी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल है, टर्मिनल के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जिससे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज निकलती है। ट्रांसफार्मर में जो खाली जो जगह है, मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफार्मर में जो खाली जगह है आप यहाँ पे देखिए, खाली जगह, ट्रांसफार्मर में खाली जगह होने के कारण ईडी करंट उत्पन्न होती है। सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो हमारा कोर होता है, जो स्टील, आप देखेंगे सिलिकॉन स्टील का जो ब्लेड होती है, ऐसे तो आम तौर पे जो कॉइल बनती हैं आम तौर पे जो कोर बनती है वो आपको नर्म लोहा का बना होता है। लेकिन अगर सबसे अच्छा कहेगा कि ट्रांसफार्मर का कोर जो है, ट्रांसफार्मर का कोर वो किस मटेरियल का होगा, तो वहाँ पे आप बोलेंगे सिलिकॉन स्टील का होगा, क्योंकि वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा। लेकिन जब नर्म लोहा का जब कोर वहाँ पे लगाया जाएगा तो वहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगी। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल के ऊपर एडी करंट उत्पन्न ना हो, इसके लिए वार्निश किया जाता है। अब देखिए जो कॉइल है, यहाँ चलिए हम मैं आपको कॉइल पे लेकर के चलता हूँ। जो कॉइल है ये, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे आ जाइए। ये जो कॉइल है इस पे ईडी करंट होता क्या है, जैसे ही आप देखिएगा कि जो कॉइल जो बांधा जाता है तो उसके बीच में जो कोर होती है, कोर के बीच में अगर गैप हो गया या जगह बन गया तो वहाँ पे ईडी करंट जनरेट हो जाती है। और ईडी करंट जैसे ही जनरेट हो जाएगी तो वो तो आपके लिए हानिकारक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब भी देखिएगा कि जब जो कॉइल बांधी जाती है, आप मोटर का ही देख लीजिए, ट्रांसफार्मर का अगर आप नहीं देखे होंगे तो मोटर का देख लीजिए। मोटर जैसे ही आप पानी वगैरह में भीग जाती है या डूब जाती है, या फिर जब नया नया उसमें आप देखेंगे, जैसे ही नया जब मोटर को बांधा जाता है तो उसमें वार्निश किया जाता है। वार्निश करने का मेन मकसद यही होता है कि ईडी जो लॉस है, ईडी जो करंट जनरेट हो जाती है, ईडी जो करंट जनरेट हो जाती है उसको ना जनरेट हो, इसके लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, वार्निश किया जाता है कॉइल के ऊपर में। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ डिस्कस करता हूँ इस पे। यहाँ पे देखिए, इसको, ये जो है कंजर्वेशन टैंक, इसके ऊपर में 2 वाल्व होता है। एक तो आप जानते हैं कि ऑयल को डालने वाला होता है, ऑयल इसी के ज़रिए ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है इसमें आती है और यहाँ से नीचे से बाहर निकल जाती है। और ये जो है
एक ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अ, यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे आ जाइए, यहीं पे आइए, यहाँ पे। यहाँ पे आइए, एक इस टाइप सी आकृति होती है जिसमें जेल एक, यहाँ पे देखिए ऊपर के टैंक से नीचे की ओर आ रही है, ये जो हरा वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जेल होती है। अब जेल का क्या काम है, और इसके नीचे में एक तेल का एक छोटा सा टैंक टाइप का होता है, छोटा सा चैम्बर टाइप का होता है। इसके जरिए एयर क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। एयर क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। अंदर की ओर जाने के बाद ये यहाँ जो तेल वाला जो देखे होंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा छोटा है, इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा एक बॉक्स टाइप का लगा हुआ है, उसमें ऑयल भरा होता है। जैसे ही यहाँ से एयर अंदर की ओर जाती है, तो एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। जैसे आप एनवायरनमेंट में जो हम लोग श्वास लेते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे धूल कण जो हैं, आप डस्ट पार्टिकल, धूल कण हमारे बॉडी के अंदर नाक के ज़रिए चला जाता है और फेफड़ा में जाकर के बैठ जाते हैं। उससे अनेक तरीके की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एयर इसके अंदर में जाती है, तो क्या होता है कि वो जो ऑयल है, वो उस एयर को अंदर तो जाने देता है, लेकिन जो उसमें डस्ट पार्टिकल है, उसको वो चिपका लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। और जैसे ही एयर यहाँ पे जाती है, तो एयर जाने के बाद यहाँ से फ़िल्टर्ड हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? और फ़िल्टर्ड होने का क्या मतलब है? आप कहिएगा कि फ़िल्टर्ड तो सर पहले ही हो गया, डस्ट पार्टिकल जो है, उसमें धूल-कण जो गर्दा-धूड़ी है, वो पहले ही जम गया, बैठ गया है और अंदर की ओर हवा गई, तो वो तो ऐसे ही शुद्ध हो गए। नहीं, उसमें मॉइस्चर होंगे, तो वो मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है, ये उसको कंट्रोल करता है। आप यहाँ पे देखिए, हमने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए, यह है, ये देखिए यहाँ पे ब्रीदर होता है जिसमें सिलिका जेल भरी रहती है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर में ना, इसके अंदर में ये ब्रीदर है, इसको बोलते हैं ब्रीदर, ठीक? ब्रीदर, इसी के अंदर है सिलिका जेल भरी रहती है। और सिलिका जेल का केवल एक ही काम है, हवा में से, एयर में से जो अंदर गई है हवा, उसमें से मॉइस्चर को खींच लेता है। आप देखे होंगे जब आप लैपटॉप वगैरह लाए होंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ जो लाते हैं, मेडिसिन्स लाते हैं, या और भी उसमें बहुत सारी चीज़ जो होती है, बच्चे का डायपर और वैसा सामान बहुत सारे आप मंगवाए होंगे, जिसमें देखे होंगे कि सिलिका जेल मौजूद रहती है ताकि वो खराब ना हो। तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर का जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर हो, उसके लिए अब एयर तो बाहर से ही जाएगा अंदर ना, एनवायरनमेंट में ठंड अगर है, तो उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी है। तो उस मॉइस्चर को सिलिका जेल का यही काम है, यही वर्क है कि वो अपनी और उसको उस जो मॉइस्चर ये एयर में जो मॉइस्चर है, उसको अंदर अपनी ओर खींच लेता है और फ्रेश एयर को जाने देता है। मेन सिलिका जेल का यही काम है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो लगी हुई है, यहाँ पे ये तेल वाला जो पार्ट है, छोटा-सा डब्बा जैसा रहता है, वो डस्ट पार्टिकल को खींचता है और इसके अंदर में एयर जाती है। यहाँ पे जाने के बाद ब्रीदर में जब जाती है, तो ब्रीदर में जब जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिलिका जेल मौजूद रहती है। कहती है कि भैया तुम आओ, हम तुमको एयर को तो जाने देंगे, लेकिन फ्रेश एयर को जाने देंगे, हम मॉइस्चर को जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि ये ऊपर की ओर से लगी रहती है, वहाँ से ऐसे। अब चलिए मैं आपको थोड़ा-सा और एक डाटा में लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए एक और मेन पार्ट है, जिसका नाम है बुकुज रिले, जो मरकरी स्विच के ज़रिए ऑपरेट होती है। अब जैसे मान लीजिए कि जो ट्रांसफ़ॉर्मर है, अ, उसमें कुछ खराबी आ गई, या इस जो ट्रांसफ़ॉर्मर है, वो बहुत ज़्यादा हीट हो गई, तो हीट होने के कारण वो फट सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। आप जब भी देखेंगे कि हीट होने के बाद जो यहाँ पे जो ये डिवाइस लगी हुई है, आप यहाँ पे देख लीजिए, बुकुज रिले, वो बुकुज रिले जो है यहाँ पे, ये जो है बुकुज रिले में एक स्विच होती है, और वो स्विच क्या करती है कि जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान बढ़ जाए ट्रांसफार्मर के अंदर में, तो वो नीचे की ओर रहती है। यहाँ पे स्विच है, मान लीजिए सपोज़ दैट,
यहाँ पे मान लीजिए स्विच है और यहाँ पे मरकरी है, पारा है, मरकरी है, पारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, पारा है। ये क्या करती है कि जैसे ही हीट होने लगती है ट्रांसफार्मर ज़्यादा, तो हीटिंग के वजह से जो मरकरी है वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के बाद क्या होता है, उठने के कारण कि यहाँ पे जो स्विच लगी हुई है, इसको जा करके टच कर देता है, दबा देता है। जैसे ही दबती है तो वहाँ पे स्विच कट जाती है, ऑफ हो जाती है। ऑफ होने के बाद क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का सारा जो वर्क है उस टाइम लाइन जो है वो कट जाती है। तो ये एक इमरजेंसी ब्रेक के रूप में भी कह सकते हैं कि ये एक ये जो इमरजेंसी ब्रेक है जिसके वजह से ऐसा होता है। तो रिले के बारे में, और ये एक चीज़ और देखिएगा कि जो ये रिले है, ये जो कंजर्वेशन टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कंजर्वेशन टैंक ये है, ये वाला पार्ट, और मेन टैंक ये है, और ये रिले यहाँ पे लगा हुआ है। तो रिले मेन रूप से क्या काम करती है कि रिले में एक मरकरी जो स्विच होती है, वो मरकरी के जरिए ऑपरेट होती है, और वो इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि जैसे ही आप मेन टैंक जो है ट्रांसफार्मर का वो हीट होने लगेगा, बट जो बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगी जिसके बाद लगेगा कि फट जाएगी, तो ब्लास्ट हो जाएगी ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए एक सावधानी से अपने आप कट जाए, सुरक्षा सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर का, वो यही है कि यहाँ पे इस रिले को लगाया जाता है, और मरकरी जैसे ही हीट होगी तो वो ऊपर की ओर जाएगी, चढ़ेगी, और ऊपर थर्मामीटर में आप लोग घर में देखे होंगे कि मरकरी जो पारा है वो थर्मामीटर में बुखार जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बताता है, कम है तो कम रहेगा। तो इस तरीके से उसमें भी वो स्विच को जा करके टच करती है, दबाती है, जिसके कारण लाइन कट जाता है। चलिए और मैं आपको आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक एक्सप्लोजन बल्ब है, वही बल्ब जिसके बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पे आ जाइए, अ, एक्सप्लोजन बल्ब ही होता है ये जो आप देखे होंगे ये वाला एक्सप्लोजन बल्ब। अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 गो फेज है, 3 फेज ट्रांसफार्मर कराती है, जिसमें एक हाई वोल्टेज के लिए रहता है, एक लो वोल्टेज के लिए रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनल का पार्ट है, टर्मिनल का पार्ट है, टर्मिनल का पार्ट है। अब चलिए मेन बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो है ये रेडिएटर से रिलेटेड, जिसको आप कूलिंग ट्यूब कह सकते हैं, कूलिंग ट्यूब हैं, कूलिंग ट्यूब कहिए, रेडिएटर कहिए, रेडिएटर कहिए, या फिर फिन्स कहिए, फिन्स। तीनों का एक ही काम है कि जो अंदर में जो तेल है उसको अ, ठंडा करने का काम। अब यहाँ से क्या होती है कि ट्रांसफार्मर से जैसे ही तेल गर्म होती है, खौलने लगती है, तो खौलने के बाद चूँकि देखिए ये सारे के सारे देख रहे हैं, ये ट्यूब है, सारे के सारे ट्यूब हैं। अब ये ट्यूब जो है ऊपर में कनेक्ट रहती है और नीचे में कनेक्ट रहती है। सारे ट्यूब ऊपर से कनेक्ट और नीचे में कनेक्ट रहती है, ठीक है? छोटे-छोटे, पतली-पतली ऐसे-ऐसे ट्यूब रहती है, ऐसे इस टाइप से ट्यूब रहती है। तो इसके अंदर में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से ऑयल गर्म होकर के आई, तो आने के बाद इस ट्यूब में चली जाती है, और ट्यूब में जाने के बाद चूँकि ट्यूब का एरिया ज़्यादा चौड़ा है, आप यहाँ पे देखिए, ये कितना चौड़ा है, तो वहाँ पे हवा का जो टकराव होगा उससे, जो हवा ठंडी हवा जब टकराएगी, तो टकराने के बाद इस एरिया को ठंडा कर देगी, और जैसे ही इस एरिया को ठंडा करेगी, तो उसमें जो ऑयल भरे हुए हैं, चूँकि कम मात्रा में ऑयल है, ट्यूब है, तो कम मात्रा में ही होंगे। अब ऑयल कम मात्रा में है और ये एरिया ज़्यादा है जिससे कि ठंडी हवा टकरा रही है, तो इस ट्यूब को ठंडा कर देगी, और ट्यूब को ठंडा करने के बाद जब ट्यूब ठंडा होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें जो भरा हुआ लिक्विड है, या ऑयल बोल सकते हैं, ऑयल है, यहाँ पे ऑयल की बात हम कर रहे हैं, तो वो ऑयल ठंडा हो जाएगी, और ठंडा होने के बाद फिर यहाँ से इसमें चली जाती है, और यहाँ चले जाने के बाद फिर यहाँ पे गर्म होती है, गर्म होने के बाद फिर इधर आती है, और इधर भी देखिए, सॉरी, और इधर भी देखिए जाती है इस टाइप से, इसमें रेडिएटर ट्यूब और फिन्स जो भी बोले ये लगे हुए हैं। अब एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे रेडिएटर से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, आजकल आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो बाइक हैं, अब फोर व्हीलर का छोड़ दीजिए, सिक्स व्हीलर का, ट्रक, बस, ये सब का छोड़ दीजिए, टू व्हीलर्स में आप लोग देखे होंगे कि जो आपका इंजन है, इंजन के ऊपर में, या किसी-किसी में ऊपर में रहता है, किसी में आगे साइड में रहता है, वहाँ पे इस टाइप से फिन्स वाली आकृति लगी होती है। घर में बहुत सारे अगर जो लोग गाँव से रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड हैं सॉरी, विलेज से बिलॉन्ग करते हैं, आते हैं,
वो देखे हुए घरों में मोटर, तो वो देखिएगा कि इस टाइप से ऐसे-ऐसे आकृति बनी रहती है। तो वो इसलिए होता है चूँकि मोटर इस टाइप से बनी हुई है। आगे में यहाँ पे ये रोटर है, ये पुल्ली है, हैं? इसके अंदर में ये कॉइल है। अब यहाँ पे एक फैन लगा रहता है और यहाँ पे इस टाइप से आकृति बनी हुई रहती है चारों साइड में। अब यहाँ पे फैन चलेगी तो यहाँ से ऐसे होकर के बाहर आगे की ओर फेंकती है। तो आगे की ओर फेंकेगी तो ये जो आकृति बनी हुई है उससे ठंडी हवा टकराएगी और टकराने के बाद मोटर का टेम्परेचर गिरेगा। तो यहाँ पे ये इस टाइप से इस तरीके से वर्क किया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रांसफ़ॉर्मर है उसमें अ, चूँकि देखिए बहुत बड़ी-बड़ी जो ट्रांसफ़ॉर्मर होती है उसमें फैन्स लगे होते हैं। आप देखिएगा, लेकिन छोटे ट्रांसफ़ॉर्मर जो हैं उसमें फ़ैन नहीं लगे होते हैं। फ़ैन अगर यहाँ पे लगा होता तो और अच्छी बात थी कि कूलिंग इफ़ेक्ट जो होता फ़ैन का बहुत ज़्यादा होता। उसके कंपैरिज़न में ये बहुत कम है। लेकिन सब जगह फ़ैन जो बड़े-बड़े ट्रांसफ़ॉर्मर है उसमें यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप देखिएगा कि जो ट्रांसफ़ॉर्मर है उसमें जो प्लेट, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन-सा है, कौन-सा किस धातु का तार होना चाहिए, तो हम कहेंगे चाँदी। लेकिन चाँदी इतनी कॉस्टली है, इतनी महँगी होती है कि आप सोच नहीं सकते उसका यूज़ नहीं होगा। काट लेगा लोग, चुरा लेगा। अब बड़े-बड़े जो ट्रांसफ़ॉर्मर हैं, उसमें पहले चाँदी की प्लेट यूज़ की में आती थी। चूँकि उस समय चाँदी ज़्यादा महँगी नहीं थी और उस उतने तौर पे लोग इसके बारे में आज जितना आज चोरी होता है, उतना उस समय चोरी नहीं होता था। तो चोरी आज के डेट में पता चलेगा कि जो मिस्त्री है वही निकाल के ले गया भाई। तो पहले चाँदी की प्लेट का यूज़ होता था ट्रांसफ़ॉर्मर में, लेकिन अब नहीं होती है। अब उसकी जगह पे चाँदी के बाद अगर आप देखेंगे, कहेगा कि सबसे अच्छा धातु का कौन-सा उदाहरण है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तेज़ी से प्रवाहित करेगी, तो कौन-सा है? तो वो सिल्वर, हैं? उसके बाद फिर कौन-सा है? तो कॉपर है। फिर कौन-सा है? एल्युमीनियम है, फिर लोहा है। अब लोहा का वायर इसलिए यूज़ नहीं होता है चूँकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध वह गुण है जो हर मटेरियल में है, हर तरह की हर तरह की तार में है। जैसे चाँदी में बहुत कम, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा एक अथी घटक है। और उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध होता है किसमें? कॉपर में, उससे ज़्यादा होता है एल्युमीनियम में, उससे ज़्यादा इसमें होता है, आयरन में होता है, लोहा में। तो लोहा का तार इसीलिए यूज़ नहीं होता है चूँकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। वो पता चलेगा कि अगर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से हम लेकर के आ रहे हैं एसी करंट, तो क्या होगा कि बीच रास्ते में ही बहुत सारी जो करंट है वो निकल जाएगी हीट के माध्यम से। आप हीटर देखे होंगे, हीटर में नाइक्रोम तार का यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसी में होता है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उसी में होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो हीट के फ़ॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलती है और हीटर जलती है। तो ये चलिए अपनी जगह पे है। अब मैं आपको आइए इसी में लेकर के चलता हूँ। आप आइए यहाँ पे रेडिएटर के बारे में हो गई। अब यहाँ पे आइए लॉस के बारे में। जो ट्रांसफ़ॉर्मर में जो लॉस होती है उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। लॉस के बारे में यहाँ पे देखिए लॉसेस इन ट्रांसफ़ॉर्मर। यहाँ पे सबसे पहला आयरन और कोर लॉसेस, आयरन और कोर लॉसेस। अब देखिए हमने आपको बताया जो कोर होती है वो नरम लोहे की बनाई जाती है आमतौर पे। लेकिन अगर सबसे अच्छा कहेगा कि कोर किस धातु की होगी, तो आप कहेंगे किसका? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहेगा। अगर कोई भी कोर बना हुआ है सिलिकॉन स्टील का, तो वो सबसे अच्छा कोर माना जाएगा क्योंकि उसमें हिस्टैरिसीस लॉस, ये वाली लॉस जो है वो ना के बराबर होती है। ईडी करंट लॉस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? तो कॉइल के ऊपर में हम वार्निश कर देंगे। वार्निश करने से क्या होगा कि वो जो ईडी करंट जनरेट कहाँ पे होती है? ईडी करंट कोर में जनरेट होती है जब जहाँ पे घात बन जाता है या जहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाती है, स्पेस बन जाती है, गैप बन जाती है, वहाँ पे ईडी करंट जनरेट हो जाती है। अब ईडी करंट जो लॉस है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वार्निश करते हैं जिससे कि वो गैप भर जाए और वहाँ पे ईडी करंट लॉस जो है वो ना हो। चूँकि देखिए करंट ईडी करंट के कारण ही करंट जनरेट होती है। अब यहाँ पे देखिए पहली बात, दूसरी बात जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए? तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम क्या करेंगे कि जो नर्म लोहा का जो कोर बना हुआ है उसको ना करके हम क्या करेंगे कि वहाँ पे स्टील जो सिलिकॉन स्टील का कोर है उसका यूज़ करेंगे जिससे हिस्टैरिसीस लॉस कम होगी।
तीसरा कॉपर और ओहमिक लॉस। कॉपर और ओहमिक लॉस के बारे में जानते हैं आप लोग। ओम का नियम क्या कहलाता है ये भी जानते हैं। ओम ओहमिक लॉस, ओहमिक लॉस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रतिरोध के बारे में। अगर कोई वायर है, मान लीजिए कि सॉरी, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई वायर है यहाँ पे ऐसे, अब ये वायर से करंट जा रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि हर वायर का एक गुण होता है कि उसमें कोई चीज हो या ना हो, प्रतिरोध होगा ही होगा। जब प्रतिरोध होगा तो वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनमा को, करंटवा को इधर की ओर इधर जो जा रही है नहीं जाने देगा। वो कहेगा हम नहीं जाने देंगे। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट करते हैं। करंट इधर से इधर जा रही है और रेजिस्टेंस इधर से इधर आ रही है। अब जैसे सिंपल भाषा में समझिए, अगर हम जो हैं, या आप अपने ऊपर ले लीजिए, अगर आप घर में जा रहे हैं, दरवाजे से आप गेट से इन किए, अंदर गए, लेकिन अंदर से एक कोई लोग आए या आपके भाई आए, वहाँ पे वो क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। वहाँ पे क्या होगी, बमबारी होगी, दोनों में पटका पटकी होगा, मारा मारी होगा। इससे क्या होगा कि दोनों गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के बाद दोनों ही पूरा फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर की ओर जाती है और प्रतिरोध इधर की ओर जाना चाहती है, अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि उसका विरोध करती है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे बमबारी हो जाती है। और बमबारी होने के कारण क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है। अब हीट जनरेट हो जाएगी तो वहाँ पे हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगी, यानी कि करंट बाहर निकल जाएगी। अब एक चीज़ और बताइए, कि अगर ये रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, वो अगर चाहे कि हम करंट को पास ना होने दें तो नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि वहाँ पे कॉपर और ओहमिक लॉस हो जाती है। वहाँ पे करंट की जो मात्रा है वो कम जाती है, जो जाना चाहिए पूरा फुल में वो धीरे धीरे जाती है, कम वोल्टेज में जाती है। अब चलिए यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, अस्ट्रे लॉसेज। अस्ट्रे लॉसेज के बारे में बात कर लेते हैं। अस्ट्रे लॉसेज होता क्या है, देखिए, अस्ट्रे लॉसेज उस लॉस को कहते हैं जहाँ पे लीक्स ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का जहाँ पे, फ्लक्स का जहाँ पे लीक होती है, फ्लक्स लीक करती है। अब फ्लक्स लीक कैसे करेगी भाई, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के कारण ही करंट का फ्लो होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के कारण जब करंट फ्लो होती है तो फ्लक्स ही लीक कर जाएगी, तो वहाँ पे स्ट्रे लॉस कहेंगे। अब इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमको एक, जैसे देखे होंगे आप कि अ, दो वायर गई है, हैं? कॉइल में देखे होंगे कि जैसे ऐसे वायर, ऐसे 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 बाइंडिंग जब की जाती है, तो यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो है, इस टाइप के जो गैप हैं, आप देख लीजिए फिगर में, वहाँ पे क्या होता है कि एक पेपर डाल दिया जाता है जिससे कि लीक ऑफ फ्लक्स यानी कि स्ट्रे लॉस ना हो। अब चलिए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ये पेपर है ऊपर में, इसके अंदर में कॉइल होगी, फिर पेपर, फिर कॉइल, फिर पेपर, फिर कॉइल, फिर के पेपर, ऐसे करके इस कॉइल को बांधा जाता है, ट्रांसफार्मर कॉइल को। या फिर आप सिंपल मोटर में भी देखे हुए हैं कि उस टाइप से ही बांधी जाती है। क्योंकि अगर नहीं अगर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स लीक कर जाएगा और वहाँ पे लॉस हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर ये पेपर नहीं लगाया जाएगा तो जो जो ट्रांसफार्मर का कॉइल हो, या फिर आपका मोटर का कॉइल हो, या फिर पंखे का कॉइल हो, वो कट बहुत तेजी से कट सकती है। क्योंकि देखिए, वायर तो हीट होगी, पंखा तो हीट हो जाएंगे, और जब पंखे हीट होंगे तो उसमें वायर भी हीट होगी। अब वायर हीट होगी, अगर उसके बीच में पेपर नहीं डाला हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा क्या होगा कि एक दूसरे से हीट के कारण सट जाएगा। सट जाने के बाद क्या शॉर्ट लग सकती है या कॉइल कट सकती है। तो ये इसके लिए दिया जाता है उसमें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कहाँ गई? हाँ, ये चार्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हिस्टैरिसीस लॉस हो गई। अब ये डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये लॉस जो है ना, ये अपने आप हो जाती है। अब जैसे कैसे कहें, जैसे जो कॉइल जब बांधी जाती है तो उसमें जो इंसुलेटर के रूप में इंसुलेटर के रूप में क्या दिया जाता है, एक ये कागज़ या पेपर उसमें लपेट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो लॉस है वो नहीं हो पाते, सॉरी, वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब दोनों के बीच में जब पेपर आ जाएगी तो फ्लक्स ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, और इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक लॉस हो जाएगी। और एक ही लॉस के बारे में मैं आपको और बता दूं, जो है मैग्नेटो
अस्ट्रिक्शन लॉस। अब ये कैसे कहेंगे? मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन लॉस। अस्ट्रिक्शन लॉस दोस्तों आप ये चीज़ देख लीजिए, मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन लॉस क्या होती है। ये लॉस जो इस प्रकार की जो लॉस हैं वो आप हमेशा सुनते होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइएगा ट्रांसफॉर्मर के पास। ट्रांसफॉर्मर के पास जाइएगा तो आपको साउंड के रूप में आवाज़ सुनाई देगी, घन 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 घन, इस टाइप से आवाज़ सुनाई देगी। वही है मैग्नेटो अस्ट्रिक्शन लॉस, और ये साउंड के रूप में आपको सुनाई देती है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं जितनी ज़्यादा जिस चीज़ में वाइब्रेशन होगी वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से ख़त्म होती है, उतनी ही तेज़ी से उसका क्षय होता है। इसीलिए वाइब्रेशन कम होनी चाहिए। चलिए यह एक छोटा सा टॉपिक था ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है। सो थैंक यू। जय हिंद।